क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इन ब्लूम्स डिजिटल टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो अब बात करते हैं ब्लूम्स डिजिटल टैक्सोनॉमी के बारे में। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, इसी के बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट यू माइट हैवंट हर्ड ऑफ इट, तो इसीलिए आपको लगेगा कि ये क्या है, ये नहीं पढ़ा। तो मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको सोचने दो, और मैं एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ साथ साथ कि यहाँ पे सबसे पहले देखो बात हो रही है हॉट्स की, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के बारे में बात हो रही है। इसी में ब्लूम्स ने मेंशन भी करा है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो एलओटीएस बोलते हैं, हॉट्स है एचओटीएस, हॉट्स हो गया लॉट्स हो गया। अब इसने क्या बोला है कि अगर आप किसी चीज़ को अप्लाई करते हो, आप किसी चीज़ को रिमेंबर करते हो, आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, तो व्हाट यू आर डूइंग इज व्हाट एवरीवन कैन डू। एक लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। दिमाग जहाँ लगता है वो ज़्यादा लगता है आपका एनालाइज करने में चीज़ों को। ठीक है, एनालाइज करने में, क्रिएटिंग करने में। तो अगर आप कुछ एनालाइज करते हो, आप कुछ क्रिएट करते हो, दैट इज योर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। दैट्स हाउ यू डिफर योर सेल्फ फ्रॉम द क्राउड। If you're able to remember things, if you're able to cram, that's what majority of people can. If you're able to cram those things, and you can, you know, write it those answers simple, and if you can understand those concepts, that is also fine. But if you're able to create something new, that is how we are able to get a massive respect in the teaching circle, is how much you have contributed to the field, how much your intelligence has added to the field. That is why, you must have seen Nobel awards as well. So whenever you do something, you create something, it could be anything, in any literature, it could be anything. that's that is basic, that requires higher order thinking skill, right? तो हमारा अप्लाई तो नहीं होगा, उसके बाद रिमेम्बरिंग भी नहीं होगा, तो बी एन सी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल emphasized by the constructive approach to learning। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही से मिलता जुलता हमने क्वेश्चन कर भी रखा है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स जिसने एम्फोसाइज कर रखा है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच याद रखना, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच डायग्राम बना देना। एक्टिव नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, बढ़ो। नॉलेज रुकनी नहीं चाहिए, बढ़ाते जाओ नॉलेज को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा, जैसे मैंने अभी आपको गिव अवे कर दिया, ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन। Now let's move on to question number 13. Which of the following are example of formative assessment? अब देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सबमिटिव असेसमेंट हमारी क्या होती है, टूवर्ड्स द एंड की अगर हम बात करते हैं, सबमिटिव फॉर्मेटिव लाइक नॉट द एंड। अब देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट सबमिटिव असेसमेंट में क्वेश्चन आया है। अब मेरे को पूछा है फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम पे क्या फाइनल एग्जाम होगा, कभी उसका आंसर नहीं होगा। अब मैं ए और बी वाला ऑप्शन काट दूँ, ऑल ऑफ द वाला ऑप्शन काट देता हूँ, सिंपल है, काफ़ी क्लैरिटी मिल गई है। अब क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन आसान कर दिया। क्वेश्चन में जो चीज़ बिल्कुल इररिलेवेंट थी और उसको मैंने हटा दिया, और जो चीज़ आपको समझाने के लिए ज़रूरी थी उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि इसके बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दिस इज हाउ यू विल यू नो गो थ्रू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, फॉर्मेटिव है, क्लासरूम डिस्कशन तो होगा, देखो बी एन सी है, तो दैट इज नॉट हाउ यू कैन। अगर बी एन सी एन डी होता तो हम बी एन सी वाला कुछ ऑप्शन ले लेते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं मिड टर्म एग्जाम्स। मिड टर्म एग्जाम भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ समथिंग, अभी पूरा नहीं हुआ है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट को इंक्लूड करा जाता है, वाई, आई गिव यू रीजन, बिकॉज दीज आर नॉट श्योर व्हेन it will happen. Standardized test can happen towards the end as well, like you have done, you have to give the test as well. तो इसमें कोई clarity नहीं होती। For the safer side in this question you have to pick option number B and C, ठीक है। यहाँ पे हम standardized test को as final test ही consider करेंगे rather than any other option. This makes the most absolute sense, ठीक है। Question number 13. Now
लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. प्रोसेस ऑफ लर्निंग के लिए क्या सही है क्या नहीं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं आपको. और पढ़ो. मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक देता हूँ, उसके बाद आई टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर. पॉइंट ए पढ़ के ही मुझे समझ आ गया कि व्हाट ऑल यू हैव टू डू. चलो मैं थोड़ा आपके लिए आसान ही बना देता हूँ. पॉइंट ए मेरे को समझ में आ गया, तो आपको थोड़ा वहाँ पे कोई गलत मत करना और पॉइंट ए की तरफ बिल्कुल मत जाना. देखो सबसे पहले बात है प्रोसेस ऑफ लर्निंग की बात करें, रिमेंबरिंग द इन्फॉर्मेशन एंड रिप्रोड्यूसिंग इट इन एग्जामिनेशन. लर्निंग की बात नहीं, क्रैमिंग की बात होती है. तो ए से रिलेटेड ऑप्शन तो ये तो काट ही दो, ठीक है. सिंथेस synthesizes an organization of the old and new experiences resulting in a novel pattern. बिल्कुल सही. अगर आप रिसर्च करते हो, आप प्रीवियस रिसर्चेस पढ़ते हो, उसके बाद लर्न करते हो, उसके बाद नए एक्सपीरियंसेस जो शॉर्ट कमिंग्स होती है उनको आप टेस्ट करते हो और उसके बाद एक नोवल पैटर्न डिस्कस करते हो. कैरिंग आउट एक्टिविटीज विच लीव परमानेंट इफेक्ट ऑन द लर्नर. बिल्कुल सही बात है. हम लर्निंग का क्या मतलब होता है, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग. हम हमेशा बोलते हैं ना एक लर्निंग मिल जाएगी, एक लेसन मिल जाएगा तो लाइफ लॉन्ग रहेगा. वाई? बिकॉज दैट इज यू हैव लर्नड, राइट. क्रैम करना याद रखना इज नॉट समथिंग यू विल रिमेंबर इट लाइफ लॉन्ग. तो हमेशा कुछ एक्टिविटीज कैरी करना जो आपको परमानेंट इफेक्ट हो. तो बी एन सी हमारा सही बन रहा है अभी तक. फिर लर्निंग मीन्स एक्विजिशन, रिटेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस. बिल्कुल सही बात है. एक्वायर करना, रिटेंशन का रिटेन करना और मॉडिफाई करना. आपका एक्सपीरियंस जो है एट डिफरेंट पॉइंट हमेशा क्या करता है, डिफर करता है. वाई? बिकॉज लेट सपोज यू आर मीटिंग टू अ क्लाइंट एंड देन you have already met that client before, but now a new person is heading that team, so your experience with that client would be different. ठीक है. आप उस कंपनी के साथ बहुत काम कर चुके हो, कंपनी के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, बट कंपनी ने इस बार किसी और पर्सन को भेज दिया आपको डील करने के लिए, तो एक्सपीरियंस नया होगा, राइट. प्रिपेयरिंग ओनली फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स, ये तो गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. बी सी डी ओनली, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ लर्नर अकॉर्डिंग टू वार्क मॉडल. ठीक है. वार्क मॉडल आपको पूछा है कौन कौन से टाइप्स ऑफ लर्नर है अकॉर्डिंग टू वार्क मॉडल. आई थिंक दिस इज ऑल्सो प्रेटी इजी क्वेश्चन. अगर हम देखें तो बिकॉज इसमें आपको थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस की जरूरत है, एंड देन यू कैन इजीली डिसाइफर व्हाट वुड बी द राइट आंसर. ठीक है. अब वार्क की बात कर रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ वार्क मॉडल है. देखो सबसे पहला वार्क में बनाता है विजुअल, ठीक है, बिल्कुल सही. ऑडिटरी, बिल्कुल सही. उसके बाद रीडिंग, बिल्कुल सही. ठीक है. रीडिंग राइटिंग एक ही दे रखा है. काइनेस्थेटिक, यहाँ पे जो है बच्चे फंसेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या सही होगा इसमें. अब देखो क्या होता है. विजुअल का मतलब आप देख के लर्न करते हो, ऑडिटोरी में आप सुन के, रीडिंग मतलब रीड करके. उसके बाद काइनेस्थेटिक की बात आती है. कुछ कुछ लर्निंग्स आपकी फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू होती है, ठीक है. आप अगर मैं बताऊं फिजिकल एक्टिविटी काइनेस्थेटिक में मतलब क्या होता है आपका, जैसे रोल प्ले हो गया. एग्जांपल, यू हैव टू रोल प्ले अ कैरेक्टर, रोल प्ले लेट्स सपोज अ सेल्समैन, देन ओनली यू विल लर्न हाउ सेल्समैन डील्स, राइट. तो एक रोल प्ले करके, फिजिकल एक्टिविटी करके ही आप चीज़ें लर्न कर सकते हो, तो वो हमारा काइनेस्थेटिक होता है. उसका मतलब आप स्टूडेंट्स को, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्री नर्सरी, उनमें वहाँ पे हम एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्न कराते हैं दैट दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न, दिस इज हाउ यू टू काउंट. दोज आर बेसिकली एक्टिविटीज़ जो उनके दिमाग में याद हो जाती हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है. तो इसका ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस स्टूडेंट मोटिवेशन. अगर हम बात करें कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं जो स्टूडेंट के मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है. अब 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं. इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट, टीचर्स पर्सनैलिटी, क्लासरूम एनवायरनमेंट, पीयर इन्फ्लुएंस. तो बेसिकली बोला गया है कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट की मोटिवेशन को, और आपको बताना है क्या होंगे सही आंसर. तो लेट्स सी, आई गिव यू अ मिनट. सोचो इसके बारे में और थिंक अबाउट इट. व्हाट कुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है. बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है. देखो सबसे पहले इंटरेस्टिंग, मतलब आप अंदर से इंटरेस्ट होना चाहिए. आपका अंदर से इंटरेस्ट नहीं है तब तक यू वोंट बी एबल टू लर्न न्यू थिंग्स. आपको पैसिव लर्निंग करते रहनी है तो करते रहो. पैसिव लर्निंग इज नॉट लर्निंग. पैसिव लर्निंग आप बैठे हो, आप इन्फॉर्मेशन आई जा रही है, आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो उससे कुछ होगा नहीं. सिंपल है.
आपको अंदर से इंटरेस्ट होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्सेल इन थिंग्स। सो इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद टीचर्स पर्सनालिटी, इफ योर टीचर इज वेरी मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड एंड इज एबल टू डिलीवर लेक्चर इन लूसिड लैंग्वेज, ब्रेक डाउन ऑफ थिंग्स, तो टीचर की पर्सनालिटी भी बहुत मोटिवेट करती है। अ बैड टीचर कैन डीमोटिवेट अ गुड स्टूडेंट, बट अ गुड टीचर कैन मोटिवेट 100 ऑफ डीमोटिवेटेड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो बात होती है, फ़र्क करता है। और उसके बाद क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। एवरीवन अराउंड इज़ वेरी पॉजिटिव विद मी एंड दे हैव बीन हेल्पिंग मी टू पुश माई सेल्फ, और मैं अपने आप को पुश कर पा रहा हूँ बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो क्लासरूम environment, and same goes for peer influence. The people around me, those who are indulged into good activities, doing things at time, and making projects at time, and delivering them, and not running away, not shy away from those things. तो peer influence भी होता है। तो all of the above would be the right answer for this particular question. Now let's move on to question number 17, और social reasoning का क्वेश्चन है। सबसे पहला, फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन असर्शन है, एट टाइम्स इट इज डिजायरेबल टू यूज द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी। रीजन, यूजिंग द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ कोर्स कंटेंट। ओके, चार ऑप्शन है, बताइए क्या सही होगा। ओके, देखो इसमें यहाँ पे ना, फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम्स लिख दिया है। अगर यहाँ पे लिखा था ऑलवेज, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती। असर्शन जो है हमारा वो गलत हो जाता। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसमें लिखा क्या है, एट टाइम्स, तो सही बनाती है। यूजिंग द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ कोर्स कंटेंट, मैंने अभी आपको सोलर सिस्टम का एग्जांपल बताया, उससे बेटर और क्या बताऊँ। मैंने विजुअल एड्स के थ्रू हेल्प करके आपको सोलर सिस्टम एक्सप्लेन करने की जरूरत थी। मुझे लगता है कोई ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे आपको उस जैसे एक्सटेंसिव कवरेज के स्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स एंड एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स जो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, वहाँ पे आप अच्छे से देख सकते। Right, so both A and are true, and R is the correct explanation. So option number one is the correct answer in this question. Okay, now let's move on to question number 18. Which of the following are elements of effective feedback? Okay, right. तो हम बात कर रहे हैं फीडबैक की, और फीडबैक इफेक्टिव ज़रूरी क्यों है। देखो सबसे पहली बात, हम फीडबैक को ना बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अब फीडबैक ज़रूरी है, बट उसमें क्या ज़रूरी है, सबसे पहले फीडबैक बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। वेग फीडबैक क्या होगा, आगे वाले को समझ ही नहीं आएगा। आप क्या कहना चाहते हो, आगे वाला समझ नहीं पाएगा। अगर आपका फीडबैक स्पेसिफिक होगा, तभी वो उस पर काम कर पाएगा, उसको इम्प्रूव कर पाएगा। टाइमली फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फीडबैक जो है बहुत डिलेट आ रहा है, मे बी उस पर्सन ने उस चीज़ पे काम कर लिया हो, मे बी उस पर्सन ने उस पर ग्रो कर लिया हो, आप उसके बाद उसको समझा रहे जा रहे हो, वो पर्सन आपको एंटरटेन नहीं करेगा, बिकॉज दैट पर्सन ऑलरेडी हैज़ ओवरकम दैट। फिर जोनल कमेंट्स नहीं, कभी भी आप जोनल कमेंट्स करके आप इफेक्टिव फीडबैक नहीं दे सकते। नहीं आपको ऐसे करना चाहिए था, नहीं आपको वैसे करना चाहिए था, दिस इज हाउ यू शुड हैव डन। हाउ डज दैट मेक सेंस, यू हैव टू एक्सप्लेन हिम हाउ शुड दैट पर्सन वुड हैव, लाइक यही प्रोसेस था, तो आप एक्सप्लेन करो क्या प्रोसेस था। आप ऐसे नहीं बोल सकते आपको ऐसे करना था, आपको वैसे करना था, बताओ कैसे करना था। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव जो फीडबैक होना चाहिए वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आगे वाले को पता लगे कि जो ये फीडबैक है काफ़ी यूजफुल है। ऐसा ना हो कि जो फीडबैक आगे से आ रहा हो वो बहुत ही रैंडम सा लग रहा हो। तो बहुत ज़रूरी है कि वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो, उस पर वो वर्क करे, ग्रो कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए, बी एंड डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए बी डी एंड इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, now moving to question number 19th, which components are crucial for effective classroom management? Okay, क्लासरूम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और हमारे क्वेश्चन में पूछा कि कौन से कंपोनेंट्स क्रूशियल हैं फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट. चार ऑप्शन दे रखा है, यू हैव टू पिक द राइट वन. व्हाट इज द राइट वन अकॉर्डिंग टू यू? ओके, देखो सबसे पहली बात, क्लासरूम में आपको इफेक्टिवली मैनेज करना है तो आपको क्लियर एक्सपेक्टेशन रखनी है कि आप बच्चों से क्या उम्मीदें रखते हैं. ठीक है, कंसिस्टेंट रूटीन है, मतलब क्लास किस टाइम से किस टाइम तक चलेगी और कब ओवर होगी बहुत ज़रूरी है. बीच में कोई बच्चा आ रहा है, यू शुडंट एंटरटेन, क्योंकि बहुत बच्चों की आदत होती है शुड टू कम इन बिटवीन एंड डिस्टर्ब द क्लास फॉर द अटेंडेंस एंड गो and after the class, so they won't be they're usual with that. So you have to be a consistent. Don't allow students who are late after 10 minutes. Let's let them be. Okay, punitive measures. Punitive measures nahi hai. Punitive measures like scolding and punishing, all those methods are not effective classroom management. They are required but they shouldn't be the crucial ones. मतलब हम उसको crucial ना treat करके as something that should be treated in future cases, मतलब बहुत ही कम cases में हमें लेनी चाहिए. तो सी से रिलेटेड जो भी है सारे ऑप्शंस को कैंसिल करो, ए बी डी ही सही आंसर है हमारा. पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट का क्या है? इफ एट टाइम्स एट स्टेजेस student feel misguided, so you have to give them reinforcement. Reinforcement का basically यहाँ मतलब क्या है? Positive feelings हो, positive vibes provide करो that you can do it, don't give up, don't give up, you're so close to it, do it, right? Now let's move on to question number 20, the last question of the day. Which of the following are key principle of differentiated instruction? Right, select all that apply. So think about this. Easy question. Following are the key principles of differentiated इंस्ट्रक्शन. देखो सबसे पहला है, मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कुछ नहीं आता. डिफरेंशिएटेड का मतलब है सबको अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देना. स्टैंडर्डाइजेशन कभी भी उसका पार्ट नहीं बनेगा, स्टैंडर्ड सबके लिए नहीं हो सकती. तो स्टैंडर्ड मतलब डी जो है, डी नहीं होगा तो डी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए मतलब ए बी सी हमारे सही ऑप्शन होंगे. सिंपल एज दैट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, हर बच्चे के लिए एक प्रोसेस अलग होती है समझाने की. कंटेंट जो है आपका मटेरियल, किसी के लिए हायर बेस ऑफ लेवल ऑफ लर्निंग चाहिए होती है, किसी को जो अभी चल रही है उसके लिए लोअर लेवल ऑफ लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है. मतलब वो कंटेंट, कुछ कुछ बच्चे क्लास में इतना एक्सेल कर लेते हैं कि दे वांट टू फर्दर इंक्रीज देयर नॉलेज, दैट दे वांट टू फर्दर स्टडी. ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो अभी पढ़ रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा तो उन्हें पीछे का पढ़ाना पड़ता है. प्रोसेस भी डिफर करता है, प्रोडक्ट जो आप उनको दे रहे हो, जो आप डिलीवर कर रहे हो वो भी डिफर करता है. मतलब ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती है, की होती है. स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, मतलब सबको आप सेम पढ़ा ही नहीं सकते. हर किसी का हमने कोग्निटिव लेवल बताया है कि डिफर करता है, राइट? So that brings me towards the end of the video. So thank you all firstly for watching the video till the end, and specifically thank you all for rating so highly us on Google Play Store app. So those who are not aware, Google Play Store पे हमारी एक ऐप है Talent Blazer नाम पे. The link for the same will be mentioned in the description below. And what you will find on the app is a key thing for you to do great in your UGC NET. तो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे UGC NET पेपर 1 के विथ प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन. वाई? अब देखो क्या होता है, पेपर में आपने दे दिया, आंसर आ गया, इनकरेक्ट बताया, आपका आंसर समझ में नहीं आया कि क्यों इनकरेक्ट है. तो इनकरेक्ट क्यों है उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, सही है वो बता रखा है. तो मॉक टेस्ट दे रहे, हम वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो फॉर फ्री. ठीक है, एंड सेकेंड चीज जो मैं आपको बताना चाहता था, देखो आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे. नाउ आई गिव यू सम रेटिंग स्कोर कार्ड. इफ यू स्कोर समवेयर अराउंड 16 to 20, right? So what you do need to do is give more mock test. If anywhere between 10 to 15, you need to revise. Below 10, you need to study through my YouTube videos. Okay, simple. So thank you all for joining once again. And if you are here for the first time, like,
and subscribe to the channel, and make sure you share with your UGC net aspirant friends so that they also get benefited in this journey, right? So thank you all for joining. I'll see you in the next class.